45 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में एक ऐसा धमाका हम आप लोगों को एक ऐसा फॉल्ट दिखाएंगे जो आप लोग कभी देखते हो, सुनते हो, समझते हो तो आप लोगों का दिमाग और दिल शायद वहां पर काम करना बंद कर दे। आज हम जिस भी टॉपिक के लिए बात करेंगे वह टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क सेक्शन। कभी कोई पीए चेंज कर रहे हैं, कभी कोई ट्रांसीवर चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ चेंज कर रहे हैं, तो क्या किसी भी फ़ोन में किसी भी आईसी को चेंज करना क्या ये सॉल्यूशन है? आज की जो क्लास है इस क्लास में हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी हमारे पास नेटवर्क सेक्शन आता है तो हम उसको किस तरह से रिपेयर करेंगे। पहला रीज़न है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम नहीं किया। तो पहला स्टेप, क्या आप भी ये करते हो? पहली स्टेप होती है हमारा IMEI चेक करना। ब्रांड का नेम आएगा, मॉडल नेम आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर रेड कलर का कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले एक काम करो, वो फ़ोन उनको वापस दे दो। वो फ़ोन आपको आपकी दुकान में रखने भी खतरे से खाली नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट कभी भी वो चीज़ नहीं लेकर आता जो आपके लिए हेल्पफुल साबित ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें थी। सबसे पहले हम 5 सितंबर का एक आप लोगों को तोहफा भी देना चाह रहे थे। साथ ही साथ 45 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में एक ऐसा धमाका हम आप लोगों को एक ऐसा फॉल्ट दिखाएंगे जो आप लोग कभी देखते हो, सुनते हो, समझते हो तो आप लोगों का दिमाग और दिल शायद वहां पर काम करना बंद कर दे। क्यों ऐसा क्यों हमने बोला? आज हम जिस भी टॉपिक के लिए बात करेंगे वह टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क सेक्शन। तो नेटवर्क सेक्शन बात करते हैं। नेटवर्क सेक्शन, डाउन करो कुर्सी को। नेटवर्क सेक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है और कोई भी फोन का नेटवर्क सेक्शन है तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है। अभी हमारे पास एक फोन है सैमसंग का A14 जो हमें कोरियर हुआ था। अभी इस फोन के अंदर क्या है, वह अभी नो सर्विस है। इसमें नो सर्विस। तो जहां कस्टमर हमारे पास एक फोन लेके आया और धोखे से वो नो सर्विस ले आया, तो फिर हम क्या करते हैं? हमारा सीधा सीधा एक काम होता है कि कोई आईसी चेंज कर दूं किसी भी तरीके से, और आईसी चेंज करने के बाद ऐसा लगता है कि वो फोन हमारा बन जाएगा। कभी कोई पीए चेंज कर रहे हैं, कभी कोई ट्रांसीवर चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ चेंज कर रहे हैं, तो क्या किसी भी फोन में किसी भी आईसी को चेंज करना क्या ये सॉल्यूशन है? पहला सवाल। क्या हमें अगर उसकी नॉलेज ना हो और फिर भी हम आईसी बदले जा रहे हैं, कभी सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, अभी बन गया अभी बन गया, क्या ये सॉल्यूशन है? क्या हमें बिना फॉल्ट फाइंडिंग के कोई फॉल्ट पकड़ सकते हैं? देखो भाई, हाँ पकड़ सकते हो। कई सारे काम तुक्के में हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक परफेक्ट टेक्नीशियन के तौर पे काम कर पाएंगे। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी हमारे पास नेटवर्क सेक्शन आता है तो हम उसको किस तरह से रिपेयर करेंगे। कोई भी नेटवर्क सेक्शन हो, किसी भी तरीके का नेटवर्क सेक्शन हो, तो हम उसको किस तरह से रिपेयर करेंगे, उसकी स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग को समझेंगे कि उसकी कितनी स्टेप्स होती हैं रिपेयर करने के लिए। देखो, कोई भी फोन अगर आपके पास आया, कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास हर एक बैच में, जिस बैच में थोड़े भी स्टूडेंट्स आते हैं और उनके पास लगभग 20, 30, 40, 50 फोन अगर हमें रिसीव होते हैं ऑफलाइन में, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि वो नेटवर्क सेक्शन का फॉल्ट लेकर आए हैं, लेकिन उन्होंने सारे काम कर लिए, सीपीयू भी रिवॉल्व कर लिया, यहां तक के सॉफ्टवेयर भी कर लिया, सारे पीए चेंज कर लिए, पूरा नेटवर्क सेक्शन में हीट बजा के ली, लेकिन उनका नेटवर्क फोन रिपेयर नहीं हुआ। उसका रीजन क्या है? पहला रीजन है कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप काम नहीं किया। तो पहला स्टेप, क्या आप भी ये करते हो? पहली स्टेप देखते हैं हम। पहली स्टेप होती है हमारा IMEI चेक करना। जो फोन के अंदर IMEI होता है ना, बड़े सारे चोरी के फोन्स होते हैं, कई सारे फोन्स होते हैं जिन पे किसी न किसी तरीके का कोई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें कस्टमर के फोन का कोई भरोसा थोड़ी ना है क्या है। तो अब वह फोन का क्या है, आपको उस फोन के अंदर
एक चीज चेक करना बहुत कंपलसरी है, वह चीज है कि उस फोन का IMEI ओके है या नहीं। ठीक है, तो ये कैसे चेक होगा? ये चेक होता है KYM। यहां पर KYM जैसे ही लिखोगे ना तो यहां पर एक वेबसाइट खुलती है CEIR, KYM ऐप। ये बोल रहे हैं कि CEIR और KYM दोनों चीज एक ही है। अब आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हम एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करके यहां पर क्लिक करते हैं IMEI वेरिफिकेशन पे। तो हम किसी भी फोन का IMEI वेरिफिकेशन करेंगे। हम इस फोन का कर चुके हैं और इस फोन का नहीं करेंगे, हम किसी और फोन का कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्या होता है, IMEI वेरिफिकेशन अगर ना हो तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम IMEI वेरिफिकेशन कई बार वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर डालना होता है और ये वाला जो टेक्स्ट दिया हुआ है ये इसमें डालना होता है, यहाँ पर नंबर डालना होता है, एक OTP जाता है। और कभी भी एक जो ध्यान देने वाली बात है, कस्टमर का फोन है तो अपना नंबर डाल के कभी भी ये OTP मत लेना। कस्टमर का फोन है तो कस्टमर से ही बोलो, नंबर बोलो और उनका ही OTP डालो और उनके ही OTP से नेटवर्क सेक्शन का ये फोन रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उनको बोलो कि ये हमारे पास आपका ये फोन है, इसका हमें IMEI वेरिफिकेशन करना है। उसको नहीं पता चले आप OTP ले लो। ठीक है, आप चेक कर लो। अब जो CEIR वेबसाइट है यहां पर आप जब जाओगे ना किसी की भी रिपोर्ट चेक करोगे तो इस तरीके से लिखा होगा। क्या लिखा है यहां पर? IMEI इज वैलिड। ब्रांड का नेम आएगा, मॉडल नेम आएगा। लेकिन अगर यहां पर रेड कलर का कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले एक काम करो, वो फोन उनको वापस दे दो। वो फोन आपको आपकी दुकान में रखने भी खतरे से खाली नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि चीज जिसकी है, अगर आपकी दुकान पे रखी है तो वो किसकी हुई? आपकी हुई। और ये जरूरी नहीं कि आपकी दुकान पे सभी लोगों की दुकान पे कैमरे अवेलेबल हो, ये भी जरूरी नहीं। तो कैमरा है, रिकॉर्डिंग है तो ठीक है। अगर नहीं है और आपको वो 5 मिनट पहले भी देके गया है फिर तो फोन आपका हो गया ना। अगर वो नहीं मानता कि मेरा फोन नहीं है, क्या प्रूफ है आपके पास कि उसका फोन है? ठीक है, तो पहली चीज नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहला स्टेप यही होता है। दूसरा स्टेप होता है कि देखो भाई, IMEI चेक करना तो बहुत जरूरी है। एक IMEI चेक करने के लिए कोड होता है, तो IMEI चेक कर लेते हैं। इसका आप लोगों को दिखा देते हैं क्योंकि वीडियो में दिखाना सही नहीं होता, सेफ नहीं होता। आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका बेस बैंड। बेस बैंड देखना आता है आप लोगों को? अच्छा सर, देखना कैमरे में क्लियर दिख रहा है? नहीं, ठीक है। यहां पर हम बेस बैंड देखते हैं। बेस बैंड देखने के लिए हमें अबाउट फोन में जाना है। इसमें भी IMEI शो हो गया, कितना बजाते हैं। और यहां पर हमें सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना है। ये देखो हमारा बेस बैंड वर्जन आ रहा है और बेस बैंड वर्जन हमारा ओके है। यहां पर बेस बैंड वर्जन में अननोन नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर बेस बैंड वर्जन में कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर बेस बैंड ही चला गया तो हमारा नेटवर्क सेक्शन का तो फॉल्ट है, लेकिन वो फॉल्ट कहीं और चला गया फिर। अब एक काम करते हैं, जब हम इन चीजों से भी निकल आते हैं तो हमें कोई भी फोन है, हमें उसमें एक और काम करना होता है कि हम उसके अंदर सबसे पहले जाते हैं और ये देखते हैं कि जो सिम है वो डिटेक्ट हो रही है। तो इसमें देखो सिम डिटेक्ट हो रही है, ठीक है। बैक करते हैं। जैसे हमें सिम डिटेक्ट हो रही है तो हमें यहाँ पर एक मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है। मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलता है तो हमें इसमें क्या करना होता है, नेटवर्क मोड है। यहां पर हम ना, यहां पर क्या सिलेक्टेड है? अभी 5G सिलेक्टेड है ना। हम इसमें एक काम करेंगे, 4G सिलेक्ट करेंगे। हो सकता है 4G पे नेटवर्क आ जाए। 4G पे नेटवर्क नहीं आया, हमने वेट भी किया, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे 3G। हो सकता है कि 3G पे नेटवर्क आ जाए। कोई नेटवर्क नहीं आया।
अब हम इसमें LTE ओनली, LTE 4G होता है, तो ये भी नहीं आया। अब हम फिर से इसको 5G पे कर देते हैं। यहां पर प्रीफर नेटवर्क सिलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर रेडियो ऑफ की सर्विस हमें नहीं देखने को मिल रही। रेडियो ऑफ कैसे पता चलता है वो भी देखेंगे। एक्सेस पॉइंट, हम यहां पर नेटवर्क ऑपरेटर पे जाते हैं और यहां पर मैन्युअली सर्च करेंगे। फोन अपनी प्रॉब्लम खुद बताता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और मैं ये काम करना चाहता हूं, मुझे आप रिपेयर करो। नेटवर्क इतनी देर में सर्च हो जाते हैं, नॉर्मली फोन्स में नेटवर्क सर्च हो जाते हैं। अब इस फोन में अभी तक नेटवर्क सर्च नहीं हुए। देखो, ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि एक एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो इसमें कितने स्टेप हमने चेक किए? पहला IMEI, दूसरा IMEI और बेसबैंड, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि इसमें 2G नेटवर्क तो नहीं आ रहे, कहीं 3G तो नहीं आ रहे, कहीं 4G तो नहीं आ रहे, क्लियर है। तो हमारा इन तीनों चारों में से कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो क्या है, ये क्या लिख के आ गया? एरर व्हाइल सर्चिंग फॉर नेटवर्क्स, मतलब नेटवर्क को सर्च करते करते एरर आ गया। भाई एक चीज इसने साबित कर दी कि ये एरर दे रहा है और ये सर्च नहीं कर रहा। अब सर्च नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है वो देखेंगे। तो हमने 4 स्टेप पे काम किया अभी, ठीक है, 4 स्टेप। अब हम 5वीं स्टेप पे चलते हैं। 5वीं स्टेप होती है, एक कोड होता है चाइना फोन्स के लिए, स्टार हैज 4636 हैज स्टार और हैज स्टार। मैं आपको पहले ही बता दूं और इस वीडियो में जो देख रहे हैं उनको भी पहले बता दूं, ये कोड इसमें काम नहीं करेगा बट मैंने डाल के दिखाया। ये कोड है, ये चाइना फोन में काम करता है। किस फोन में? चाइना। चाइना का मतलब सैमसंग को छोड़ के जितना भी, ठीक है। उसके बाद इस फोन में काम करता है स्टार हैज 0011 हैज। जैसे ये कोड डालोगे तो आपके सामने ये टैब खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्टैक 1 और स्टैक 2। स्टैक 1 का मतलब होता है कि आपकी सिम 1 में पड़ी है और स्टैक 2 का मतलब होता है आपकी सिम 2 में पड़ी है। तो अभी सिम 1 में पड़ी है, हम यहां पर जाएंगे। एरर, यहां पर एक चीज लिख के आ रही है, देखो MIPI फेल्ड। जब इस फोन को हम फिक्स कर लेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, तो हम इसका ये वाला स्टेटस जरूर दिखाएंगे। IMEI स्टेटस ओके। यहां पर देखो एक चीज है, यहां पर एक चीज देखो, अभी क्या दिख रही है? IMEI स्टेटस ओके दिख रहा है ना। अगर इसके आगे NG लिखा है, सैमसंग के अंदर ये सबसे महा प्रॉब्लम है। अगर इसके आगे NG लिखा है तो समझ लो उस फोन का IMEI चेंज हुआ है। फोन पे काम नहीं करना, इलीगल एक्टिविटी कोई नहीं करनी, ठीक है। कई बार कई डेढ़शाने लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फोन ऐसा लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे फोन में हार्ड रीसेट मार दो या मेरे फोन में सॉफ्टवेयर कर दो। ऐसे फोन में हार्ड रीसेट मारने पर फोन इमरजेंसी में चला जाता है। क्या? इमरजेंसी में चला जाता है। तो इस बात का भी हमें बखूबी ध्यान रखना है। एक फोन ऐसा ही, बाद में बताएंगे उसकी भी हिस्ट्री। तो सेम ऐसी चीजें होती हैं और इमरजेंसी में जाने के बाद फिर वो फोन काम नहीं करता, उसको रूट करना पड़ता है, ठीक है। अब हमने इतनी चीजें समझी, क्या क्या चेक किया? पहला IMEI, दूसरा IMEI बेसबैंड, तीसरा हमने 2G 4G 3G सारा चेक किया, चौथा हमने मैनुअल सर्च किया और पांचवा हमने ये चेक किया कि हमारा ये स्टेटस क्या बता रहा है। तो इसने स्टेटस दिखाया, क्या बताया? ध्यान से पढ़ो इसके स्टेटस को। फिर देखो इसका स्टेटस बोल रहा है MIPI फेल्ड, आगे लिखा है इसने 6, ये बोल रहा है MIPI फेल्ड, ठीक है। नीचे लिखा है FEM मैक्स SCEND, ये नाम लिखा है MI, जो इसमें फैम लगा है, फैम IC लगी है, उसका नाम लिखा है। ये बोल रहा है MIPI फेल्ड, ये बोल रहा है इतने एड्रेस 0 into 0 0 into 1 0 into 4 0 into 4B 0 into 3A, ये सारे मेरे जितने भी एड्रेस है ना, ये मेरे काम नहीं करते। ये मेरे इतने एड्रेस जो इसमें दिखा रहा है ना, ये बोल रहा है कि इतने एड्रेस काम नहीं कर रहे। ये जितने भी फेल लिखा आ रहा है ना, MIPI फेल्ड, ये काम नहीं कर रहे। तो इसमें तो कई सारे फेल बता रहा है, 0 into 0C 0 into 1 0 into C, तो ये कई सारे फेल बता रहे हैं। क्या सारे ही काम नहीं कर रहे? और अगर इसकी प्रॉब्लम को हम डिकोड करना चाहें तो हम किस तरह कर सकते हैं? क्योंकि इसकी जितनी चेकिंग थी हमने बिना फोन खोले कर ली। तो अब ये कह रही है
कि इसके कभी भी कोई भी सैमसंग का फोन है अगर उसके आगे MIPI फेल्ड लिख के आ जाए तो आप लोग समझ जाओ कि उस फोन के अंदर देखो, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फोन आता है जिसके अंदर ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है तो हमें उस फोन के अंदर कुछ नहीं करना। एक काम और करते हैं, एक और चेकिंग बताते हैं आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी। इसमें हम हमारी वाईफाई कनेक्ट करते हैं फ़ोन में और ये चेकिंग ना आप हर एक फ़ोन में कर सकते हो। इसमें हमने अपना इंटरनेट कनेक्ट किया और यहाँ पर डालेंगे हम, बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और अगर आप इसको करोगे ना तो ये समझ लो कि आप जितने भी फ़ोन है नेटवर्क सेक्शन के आधे से ज़्यादा बना लोगे। यहाँ पर सर्च करना है फोर्स LTE ओनली 4G एंड 5G, ठीक है। जब ये सर्च करोगे ना तो आपको सर्च क्या करना है वो देखते हैं। यहाँ पर फोर्स LTE ओनली 4G एंड 5G इस पे जाना है, ये वाला एप्लीकेशन ध्यान से देखो। ये वाला एप्लीकेशन, ठीक है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं हम। इंस्टॉल होने के बाद ना हम इसको ओपन करेंगे। कोई भी फोन है जिस फोन में ये सारे कोड काम ना करे ना उस फोन में भी चेक कर सकते हो। आईफोन का भी बताएंगे आईफोन में क्या चीजें होती हैं इसको चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें हम आगे गए तो अभी हम यहाँ पर गए, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद ये बोलेगा एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लिया। ये बोल रहा है यहाँ पर कितने मेथड है। मेथड 1 एंड्रॉयड बिलो 11, ठीक है, एंड्रॉयड बिलो 11, तो ये मेथड 1 है। ये बोल रहा है कि 11 से नीचे के मेथड एंड्रॉयड 11 प्लस, तो 11 प्लस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, क्या सिम पड़ी है, डाटा रोमिंग। अब यहाँ पर ना सिग्नल स्ट्रेंथ बता रहा है, ध्यान से देखना, एक सिग्नल स्ट्रेंथ बता रहा है जो कि 2141 dBm, मतलब ये इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ बता रहा है, इतनी सिग्नल स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप अगर ना, अभी ऐसा लग रहा है इसको कि आप चांद पे बैठे हो और टावर इतनी दूर है इससे, इतनी लंबी सिग्नल स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको। कोई एंड्रॉयड फोन दो, अपना फोन दो, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और कोई एंड्रॉयड फोन दो। अच्छा एक सेकंड ये दो, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप लोग समझो। खोलो, एप्लीकेशन डाउनलोड है ये वाला। पहले हम कोड डाल के देखते हैं। कोड स्टार हैज, अच्छा 4636 हैज स्टार गए। यहां पर ये सारे बैंड्स दिखा रहा है, ठीक है। देखो यहां पर गौर से देखना, कोई बात नहीं, बढ़िया। देखो ये एक फोन है, क्या मॉडल नेम है इसका, मेट्रोला 50 फ्यूजन, चलो ठीक है। अभी ये फोन अभी हमारा जो बता रहा है ना, ये बोल रहा है -84 dBm। क्या कह रहा है ये, -84 dBm बता रहा है यहां पर, ठीक है। ये -84 dBm ये सिग्नल स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है। रेडियो पावर ऑन है, ठीक। यहां से हटा देते हैं। यहां पर चलते हैं हम एंड्रॉयड 11 में। अभी हम इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ देखते हैं। देखो 2147483647, भाई साहब इतने नंबर गिन दिए ना, अरब खरब में पहुंच गए। जितनी ज्यादा माइनस में जाएगी, -84, अगर -50 हो गई ना तो आपको आपकी स्पीड मोबाइल की ऐसे खुलेगा, फोल्डर जैसे फोल्डर खुलते हैं ना हमारे फोन के, ऐसे खुलेगा। तो ये सिग्नल स्ट्रेंथ का भी कुछ मसला होता है जो आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। अभी हमारी बात आती है कि इस फोन के अंदर हमारा फोन सिग्नल को कैच ही नहीं कर पा रहा। पहली चीज, तभी तो कोई बैंड सिलेक्ट नहीं हुआ, समझ रहे हो ना, सिग्नल को नहीं ले पा रहा। अब जब सिग्नल नहीं ले पा रहा तो हमारी ये 6 चेकिंग है। अगर इन 6 चेकिंग में काम नहीं होता जो भी हमने दिखाई, फिर आपको जाना है
हमारे मेन फॉर्मूले पे जो उस दिन हमने आप लोगों को पढ़ाया था। वह मेन फॉर्मूला क्या है? हम एक फोन को कितने तरीके से डायग्नोज करेंगे? 3 लेवल पे। ये 6 स्टेप थी जो हमारी थी, जिसमें पहला क्या था? हाँ हाँ, पहला था IMEI। नहीं, फोन की जरूरत नहीं है, इसको खोल लो पहले, अभी आई डायग्नोज कराएंगे इसको। IMEI पहला। दूसरा, पहला IMEI, दूसरा है हमारा, सॉरी ये आई में चेक है, ठीक है, बेस बैंड। आई में चेक करोगे तो बेस बैंड हम नेक्स्ट में ले लेते हैं। थर्ड, एक होता है प्रीफर नेटवर्क, जैसे प्रीफर 2G, 3G, 4G एंड 5G, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा मैनुअल सर्च, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा मैनुअल सर्च के बाद कोड, कोड या ऐप। तो इस फोन का रेडियो ऑन दिखाया हमें, ठीक है, लेकिन सैमसंग की एक अच्छी बात है कि वो MIPI फील्ड दिखा रहा है। ये चीज हर कोई सपोर्ट नहीं करता, MIPI फील्ड यही दिखाता है, लेकिन कई बार ये एंड्रॉयड है, इसमें सब कुछ पॉसिबल है, MIPI फील्ड होने के बाद भी नेटवर्क आता है। तो वो थोड़ी चीजें हैं, कई बार हो जाती है, लेकिन ये हमारी चेकिंग है, इसको अभी हमें देखना है। तो 5 चीजें ये हो गई। अब ये हमें कब करना है? फोन को विदाउट ओपन किए, ये नहीं पकड़ा और फोन खोल दिया, उसने बोला सामने वाले में नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपने पैसे तो बाद में बताया, पहले फोन खोल के रख दिया, अरे इसमें इतना खर्चा आएगा, नहीं, पहले उसको चेक करना है इन 5 स्टेप में। 5 स्टेप में चेक करने के बाद हम बढ़ेंगे हमारी मेन, और अगर इस चेकिंग को समझ गए ना, फोन नेटवर्क सेक्शन का जिंदगी में वापस नहीं जाने का, वो चेकिंग है हमने 3 मोड पे चेकिंग बताई थी। हमने एक बताया था जब चेकिंग करोगे, ठीक है, चेकिंग करने के लिए हमने 3 मोड बताए थे आपको, और स्टडी करने के लिए भी 3 मोड बताए थे। पहला वोल्टेज मोड, दूसरा कम्युनिकेशन मोड, ठीक है, और तीसरा बैंड सिलेक्शन, 2G या 3G या 4G या 5G, ये मोड बताए थे हमने आप लोगों को, ध्यान हो तो। और इतना गहराई के साथ इसको समझाया था कि एक एक पॉइंट 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 कैसे काम करता है, सारी चीजें बताई थी। अब ये फोन है, ये फोन कह क्या रहा है? अगर ये हमारा फोन मान के चलो चाइना का होता, तो हम इसकी जो ट्रेसिंग स्टार्ट करते ना, पहले नंबर से करते, ठीक है। अगर अब ये फोन हमारा कौन सा है? सैमसंग, ठीक है, सैमसंग का फोन है, इसका कम्युनिकेशन से स्टार्ट करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसने बोला MIPI फील्ड, MIPI बताता है इसका स्टेटस, जो हमारा RFFE क्लॉक और डाटा होता है उसका स्टेटस। तो ये कह रहा है MIPI फील्ड दिखा रहा है, तो ये क्यों दिखा, ठीक है, हम उस चीज को देखेंगे। क्लियर है? तो अभी हमें इसके लिए हमें समझना भी पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या क्या, तो हम ये भी देख लेते हैं, लगे हाथों।
सबसे पहले किसी भी फोन को रिपेयर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो फोन है कौन सा और उसके अंदर आईसी कौन कौन सी लगी है। अगर आप लोग आईसी नहीं पहचान पाओगे तो फोन रिपेयर करना छोड़ दो, कभी नहीं होना। इस पार्ट को हमने जब पढ़ाया था आप लोगों को तो कितना टाइम लग गया था हमको। 4 क्लासेस हमने करी, 1-1 घंटे की अप्रोक्स, तो 4 घंटे ये हो गए, प्लस अभी भी हमारा 20% ही हुआ है, 80% बाकी है। तो मतलब इस हिसाब से हमारी 10 घंटे की क्लास हो गई। और 10 घंटे ये एक पॉसिबल चीज नहीं है। देखो सबसे पहले हम इसकी आईसी समझते हैं। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो आईसी होती है वो होती है ये। सैमसंग के अंदर S9 और S5 करके इसका नाम मिलता है। अगर इस आईसी को आप देखोगे ना तो या तो आपको S9 करके मिलेगा या S5 करके मिलेगा। अरे बात नहीं मान रही है तो हाँ ठीक है। ये है ट्रांसीवर, सबसे मेन आईसी। अगर ये काम नहीं करेगा ना, पहली बात अभी समझ लो, अगर इस तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो हमारे फोन के अंदर जो प्रॉब्लम अभी हमने देखी वही प्रॉब्लम आएगी। क्या? फोन नेटवर्क सर्च ही नहीं करेगा। तो नेटवर्क जो सर्च वगैरह करने का, कमांड वगैरह, सारा काम सब इसका ही है। यही हमारे सिग्नल को लेकर बेस बैंड में कन्वर्ट करता है और सीपीयू को देता है, और सीपीयू को पता चलता है हाँ नेटवर्क आ गए। तो ये हमारा ट्रांसीवर होता है। आरएफ ट्रांसीवर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट की जो फुल फॉर्म होती है वो आईसी होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है आईसी होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम करता है। ये बेस बैंड सिग्नल को आरएफ सिग्नल में कन्वर्ट करता है ट्रांसमिशन के लिए, और आरएफ सिग्नल को बेस बैंड में कन्वर्ट करता है। जो हम सिग्नल रिसीव करते हैं वो आरएफ सिग्नल होता है, उसको बेस बैंड में सीपीयू को बताने के लिए कन्वर्ट करता है, और सीपीयू जो सिग्नल देता है वो आरएफ सिग्नल में होता है, बेस बैंड सिग्नल में होता है, उसको आरएफ में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा टावर तक सिग्नल जाए। ठीक है, इसके पास ना कुछ कोडिंग्स भी लिखी होती है, ट्रांसीवर लिखा होता है प्रॉपरली। बैक करते हैं। बैक करने के बाद एक इसमें ये आईसी है बड़ी सी, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और इसकी चेहरे में ही कुछ इसकी बातें छुपी होती हैं। लेकिन जब आप इसका स्कीमेटिक देखोगे तो यहां पर लिखा है N78। N78 ये क्या होता है? बैंड 5G बैंड। हमारे पास जो फोन होते हैं वो किसी ना किसी बैंड पे काम कर रहे होते हैं। जैसे ये आईफोन है, ठीक है, यहां पर ये आईफोन है। अब इस आईफोन के अंदर हमें देखना है, यहां पर डालेंगे *3001 हैज 1 2 3 4 5, और यहां पर डालेंगे हैज, सॉरी गलत हो गया, ये *3001 हैज 1 2 3 4 5 हैज स्टार। हाँ खुल गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है नहीं खुलेगा। अभी मेरा फोन किस बैंड पे काम कर रहा है? बैंड 40, बैंड 40, ठीक है। अभी मेरा फोन बैंड 40 पे काम कर रहा है। पता है कल यही बैंड मैंने चेक किया तो बैंड 3 पे काम कर रहा था अपने ही फोन का। बट क्या था, वो लोकेशन यहां से 1 किलोमीटर दूर थी मेरे घर की, और आज इस लोकेशन पे हूं तो बैंड 40 काम कर रहा है। समझो लोकेशन का भी फर्क पड़ता है, सिर्फ 1 किलोमीटर में बैंड चेंज हो गया है। लाओ जरा अपना आईफोन दो, अपना भी दो, लॉक खोल के। ठीक है, इसमें भी हम सेम कोड डालेंगे, *3001 हैज 1 2 3 4 5 और हैज स्टार। यहां पर जब हम डालेंगे तो इस नंबर को हम थोड़ा हाइड कर लेते हैं, प्राइवेसी। किस बैंड पे काम कर रहा है ये? बैंड 1, बैंड 1 पे काम कर रहा है। कौन सी सिम है ये आपकी? एयरटेल, ठीक है। अब लाओ अपना दो, चेक कर लिया, ठीक है। थोड़ा इनका ना हाइड करते हैं नंबर। यहां पर देखो बैंड 5G बैंड जो काम कर रहा है वो किस पे काम कर रहा है? N78, N78, ठीक है। और जो एक बैंड है 4G का बैंड किस पे काम कर रहा है? 5। कौन सी सिम पड़ी है आपके फोन में? जियो है। अब देखो
वाईफाई से कनेक्ट है इनका, इसलिए बैंड बंद दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका वाईफाई से कनेक्टेड है, 5G फ्रीक्वेंसी पकड़ नहीं रहा, डायरेक्टली उसकी पकड़ रहा है, तो इनका जो बैंड बंद चल रहा है वो सिर्फ कॉलिंग के लिए चल रहा है। ठीक है, अगर ये अभी वाईफाई को बंद कर देंगे 5G आ जाएंगे, N78 पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फोन किस कनेक्टिविटी पे काम कर रहा है। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बस देनी थी। N78 ये एक बैंड है 5G का, तो स्पेशल 5G के लिए यूज हुई है, और ये आईसी एक FEM का भी काम कर रही है और पैम का भी काम कर रही है। दो तरीके की दो आईसी होती है सैमसंग के अंदर, एक होती है FEM और एक होती है पैम। यहां पर चलते हैं। पैम का मतलब होता है सिर्फ ट्रांसमिट करना, FEM का मतलब होता है रिसीव और ट्रांसमिट दोनों करना। ठीक है, अब इसके अंदर एक ये आईसी है, तो ये 5GPA हो गया, एक ये आईसी है। अब देख रहे हो थोड़ा तो फर्क आ गया ना, उस दिन आप लोगों को कितना डिटेल में समझाया था, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। तो ये फर्क है कि जब हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं तो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर सकते, देख नहीं पाते लोग। हाई बैंड 4GPA, 4GPA हमारा जो होता है, इसको 4GPA क्यों कहते हैं? क्योंकि हाई बैंड फैम है। फैम का मतलब हमने बताया था, फैम के अंदर क्या होता है, फ्रंट एंड मॉड्यूल क्या काम करता है। ठीक है, ये हाई बैंड का फैम है, मतलब 4GPA। और ये फैम तो जरूर है, फैम है, लेकिन ये ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? यहां से जो नेटवर्क तक फ्रीक्वेंसी उसे नहीं भेज सकता, ये हमने समझाया था ना, क्यों नहीं भेज सकता। अब इसमें चलते हैं, तो ये क्या है हमारा TX, मतलब ट्रांसमिट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पैम। ठीक है, PAM, पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। ठीक है, पावर मॉड्यूल, परफेक्ट। तो ये क्या काम करता है, ये जितने भी 4G के बैंड है उन सभी को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो ट्रांसमिट करके ये कहां तक जाते हैं, टावर तक। ठीक है, क्योंकि जो CPU सिग्नल देता है हमारे ट्रांसीवर को, उसमें इतनी जान नहीं होती वो टावर तक जा सके, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास एक PA लगा होता है। तो हमारे कितने PA हो गए अब, अभी हम ये समझते हैं। पहला 4GPA 5GPA, दूसरा 4GPA, और तीसरा हमारा 4GPA को ट्रांसमिट करने के लिए पैम। ठीक है, अब ये है हमारा चौथा, ये क्या है, ये है LMB फैम आईसी। ये फैम है, फ्रंट एंड मॉड्यूल सैमसंग के अंदर, और ये ना फैम आईसी है, और ये 5G के अंदर बहुत ही लो मीडियम बैंड, मतलब 2G के लिए काम करना। ये सारे बैंड काम कर रहे हैं 2G के लिए। अच्छा, ये बैंड क्या काम करते हैं, अगर इस बैंड की फ्रीक्वेंसी देखोगे ना, इसमें नहीं बताइए, आगे बताएंगे। ठीक है, ये सारे बैंड है जो लो बैंड है। एक बार हम ना उस पर फिर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये 2GPA हमारा। अब हमें 2GPA भी मिल गया, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम इसके बैक सेक्शन में जाएंगे। तो बैक सेक्शन में जाने के लिए हमें इसका बैक पोर्शन खोलना होगा। हाँ, बैक सेक्शन में जाने के लिए इसका बैक पोर्शन खोलना होगा। ये है इसका बैक, थोड़ा डूब गया है। एंड हो गया, लेकिन इसका बैक पोर्शन अभी हम दिखा देंगे। ये देखो, ये इसका बैक पोर्शन में आईसी लगी है एक पैम, जो 2G का पैम है। ये क्या कर रहा है, 2G की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, और इन सब के लिए, इन सभी के लिए तीन क्या लगी हुई है, APT आईसी। ठीक है, इन सभी के लिए 3 APT आईसी लगी हुई हैं, जो भी हम दिखा देंगे। तो ये है पूरा नेटवर्क सेक्शन जो इसके अंदर है। अब आज के दौर में तो लोग नेटवर्क सेक्शन ही नहीं पहचान पा रहे क्या है। अभी इसके अंदर एक और है, ये PRX आईसी। हमने आपको बताया था ना, LNA बैंक, ये LNA बैंक है, लो नॉइज एम्पलीफायर। अब ये क्या काम कर रही है आपको पता है, LNA हमेशा रिसीविंग के लाइन में लगा होता है, और ये क्या करता है, ये जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको बूस्ट करके ट्रांसीवर को देता है, और ट्रांसीवर किसको देता है, फिर CPU को। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अभी हमें ये देखना है, हमारी ये सारी आईसी हैं, तो हमें ये देखना है किस जगह पर काम हुआ है। बस थोड़ा सा आईसी आइडेंटिफिकेशन कराया था, उसके बाद हम फॉल्ट फाइंडिंग पे चलेंगे।
देखो ये हमारा वही 5GP है, ठीक है। ये हमारा ट्रांसीवर, इसका नंबर S5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है 4GPA और ये 4GPA का पैम, ठीक है। नीचे लाओ, ये हमारा क्या है LNAIC और ये हमारा क्या है जो हमारा ये 2GPA, ठीक है। बैक सेक्शन दिखा दो सर। तो ऑलमोस्ट इसके नेटवर्क सेक्शन पे सारे काम हो चुके हैं, मतलब सारा जो भी इंसान ने पूरी कोशिश की है। बैक में CPU तरफ कोई काम नहीं हुआ इसके, ठीक है। और दिखाओ, यहाँ पर काम हुआ है, देखो, ठीक है। यहाँ पर काम हुआ है और ये हमारा 2GPA का क्या है पैम, 2GPA की फ्रीक्वेंसी को भेजने के लिए। अब हमें इसमें एक प्रॉब्लम मिल गई, MIPI। हमने आपको बताया था ना कब कौन सा वोल्टेज कहाँ बनना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी उन चीज़ों पे। तो अब हम ना IC आइडेंटिफिकेशन को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक काम करते हैं, देखो अभी हमें क्या करना है 5GPA। चलो कोई भी फोन है उसका नेटवर्क सेक्शन बनाने के लिए हमें इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ट्रांसीवर, 2GPA, 4GPA, BPA, APT और DRX, DPDT, डुप्लेक्सर, LNA, BPF, LPF और इसके अलावा हमारा डुअल डुप्लेक्सर, डिप्लेक्सर, FEM, RF स्विच, इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसमें भी अभी कुछ बचा हुआ है, जैसे कि एक जैसे कि एक 14 नंबर पैम, ठीक है। जैसे कि एक हमारा इसके अंदर शायद LNA है, ठीक है। पैम के बाद 15 नंबर 5GPA, ठीक है। ये चीजें, ये सिर्फ IC की आइडेंटिफिकेशन है, इतनी की पहचान होनी चाहिए आपको नेटवर्क सेक्शन में। अगर इतने की पहचान नहीं है तो आप काम कैसे करोगे। बात करते हैं फिर इसका कम्युनिकेशन, जो भी हम समझेंगे कौन कौन सा कम्युनिकेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। दूसरा वोल्टेज, कब कौन सा वोल्टेज रिलीज होगा, क्या सारे वोल्टेज बन जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। तीसरा बैंड, कौन सा बैंड कब सिलेक्ट होगा, कहां पर सिलेक्ट होगा, बैंड की रिसीविंग क्या है और ट्रांसमिटिंग क्या है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए नेटवर्क सेक्शन को बनाने के लिए, वरना नहीं पता है तो फिर वही तुक्के में काम चल रहा है। WDR, SDR, ट्रांसीवर जो भी हमारे चेंज किए हो गया, काम हो गया, हीट लगाने पे काम हो गया तो हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। देखो इसके अंदर इतने सारे पोर्शन है, देखो भाई बहुत सारे पोर्शन है, सारे समझाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको हमने खुद 4 घंटे में क्लियर किया है। 4 घंटे की क्लास तो आप लोग कभी नहीं देख पाओगे। तो इस प्रॉब्लम की तरफ को बढ़ते हैं। हमारे पास ये बोल रहे हैं, हमारे पास इस फोन के अंदर क्या क्या मिला हमें देखने को। एक मिलता है 2GPA, एक मिलता है 4GPA, एक मिलता है 2GPA का पैम, एक मिलता है 4GPA का पैम, एक मिलता है 5GPA। 5 PA हैं जो इसमें ऑफिशियली लगे हुए हैं। उसके बाद एक PRX प्राइमरी रिसीविंग का LNA एक लो नॉइस एम्पलीफायर होता है। छोटी सी भाषा में मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले के फोनों में LNA छोटे छोटे लगे हुए होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने पूरा एक ही LNA एक 5G फोन में लगा रखा है जिसमें सारे बैंड आते हैं। 5G के लिए APT अलग से, 4G के लिए अलग से और 2G के लिए अलग से। 3 APT लग के आती हैं आज के फोनों में, ठीक है। उसके बाद DRX IC, डायवर्सिटी एंटीना स्विच, और DRX IC के लिए भी स्पेशल LNA लगा हुआ है, लेकिन वो इसमें हमने नहीं लिया। DC to DC और पावर, हम बस खाली इतना समझ रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी IC को प्रोटोकॉल की नीड होती है। पहले हमने देखा 4GPA, जो 4G फोन थे, 4G में 2G 4G दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, APT भी, तीनों आपस में कनेक्टेड होते हैं एक ही प्रोटोकॉल से। और दूसरा प्रोटोकॉल WDR में जाता है, जो WDR में, तो 2 प्रोटोकॉल हमने उसमें देखे थे। 2 प्रोटोकॉल पे हमारा काम हो जाता था, मजे आ गए, सारे काम हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें भी RF क्लॉक और RF डाटा जाता है, इसमें भी RF क्लॉक RF डाटा जाता है और इसमें भी RF क्लॉक RF डाटा जाता है। अब यहाँ पर हर एक RF क्लॉक और RF डाटा के आगे एक नंबर मिल रहा है, RFFE 0, RFFE 0 और इसमें भी RFFE 0। अब ये तीनों में एक ही प्रोटोकॉल क्यों गया है, क्योंकि ये तीनों एक ही के लिए काम कर रहे हैं, 2G के लिए। ये 2G को ट्रांसमिट करता है, ये रिसीव करता है, ठीक है।
तो ये स्पेशली इसका वर्किंग बहुत बड़ा है, ऐसे नहीं समझा सकते। उसके बाद ये RFFE4, ये RFFE4 और ये RFFE4, APT, TX और 4G का ये भी एक ही है। और ये हो गया 5G के लिए स्पेशल, ट्रांसमिट के लिए 5G के। लेकिन 5G के अंदर दो काम हो रहे हैं, एक ट्रांसमिट और एक रिसीव। तो एक रिसीव करने के लिए भी एक होता है, जो 5G में दो प्रोटोकॉल रिसीव हो रहे हैं, एक RFFE1 और ये RFFE1 इसमें भी रिसीव हो रहा है। तो इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से इसमें कितने प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, क्योंकि जो स्कीमेटिक कोडिंग होती है वो 0 को क्या मानते हैं, 1। तो ये हो गया हमारा 1, तो हमारा जहां पर 1 दिखेगा 1 ये मिला, 2, और जहां पर 2 मिलेगा वहां पर 3, और जहां पर हमें 3 मिलेगा वहां पर, जहां पर हमें देखो 3 मिल गया DRX में 3, तो यहां पर मतलब 4, और इसके बाद हमारा 4 का मतलब 5। तो यहां पर 5 तक, 5 जो हमारे 5 होते हैं वो हमें देखने को मिल गए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, अभी इसके अंदर एक और, यही प्रोटोकॉल एक और जगह जाता है। वह कहां जाता है, ट्यूनर आईसी। यही प्रोटोकॉल एक और जगह जाता है, ये जाता है ट्यूनर आईसी। सब बोर्ड के अंदर लगी होती है एक ट्यूनर आईसी। लेकिन इस आईसी से हमारी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। इन्हीं सब लाइन से हमारा हाफ फ्लाइट मोड आता है, और इन्हीं सब लाइन से हमारी ये प्रॉब्लम आती है। एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं इसको पूरा प्रॉपर डिटेल के साथ। तो हमारी ये सारी लाइनें मिल गई। हम एक काम करते हैं, अगर हम 4GPA को चेक करेंगे तो हमारे बाकी सारे चेक हो जाएंगे, 5G को चेक करेंगे तो हमारा ये भी चेक हो जाएगा, ये भी चेक हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एक ही से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम चेकिंग स्टार्ट करते हैं। अर्जा सर मल्टीमीटर रेडी करो, चेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम समझते हैं इसकी प्रॉब्लम और इसको पूरा प्रॉपर डिटेल के साथ। देखो, इसमें हमने इसको माउस मोड में कनेक्ट किया, और अब हम एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम एक इसका कंपोनेंट कंबाइन कर लेते हैं, और एक इसका बिटमैप कंबाइन कर लेते हैं, साथ ही साथ हम एक इसका स्कीमेटिक कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें कंबाइन करने के बाद, ठीक, हमें पहचान है कि ये है हमारा, क्या है ये हमारा 5GPA। तो हमें इतनी पहचान है, आप लोगों को भी हो गई। तो इस 5GPA पे कितने प्रोटोकॉल आ रहे थे, 2। ये जितनी भी ग्रीन लाइन दिख रही है ना बिटमैप में, ये सारे प्रोटोकॉल है। यहां पर क्या लिखा है, RFFE1, और यहां पर क्या लिखा है, RFFE2। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये कितने आईसी से एक साथ कनेक्टेड है, एक, और एक ये CPU, और एक ये 5GPA। ठीक है, एक ये हो गया, और एक ये हो गया हमारा PRX। ये PRX ही है ना, प्राइमरी रिसीविंग LNA। तो हम एक काम करते हैं, इस PRX पे जब हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो देखो हमें PRX की कोडिंग भी मिल जाएगी। ये देखो PRX LNA, ये सारे के सारे बैंड्स को लेता है। तो हम एक काम करते हैं, इसके पास ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो ये जो पॉइंट है टेस्ट पॉइंट, इन पे चेक कर सकते हैं जहां पर NC है। ये एक ये है, कैपेसिटर लगे होने थे, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, NC। तो हम इस पे चेक कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट पे या फिर इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो हमारा GR मिलना चाहिए, कितना GR होना चाहिए हमारा, 250 से लेकर 800, दोनों को चेक करेंगे। करो, यहां पर GR मिला। ठीक है, दूसरा उसी के बराबर में, यहां पर क्या मिल रहा है, 0009। ठीक है, एक साइड GR और दूसरी साइड 009। दोबारा लगाओ, हाँ, दूसरी तरफ ग्राउंड होगा।
क्योंकि वो कैपेसिटर है। 0009, ठीक है। और इधर वाले पे GR मिल रहा है 339, ठीक है। कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अभी इसको ना बस हम अपने शक के दायरे में डालते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन अगर हमारी शॉर्ट है तो हमारा 5G PA बंद हो गया। PRX मतलब प्राइमरी रिसीविंग, अगर ये रिसीव नहीं करेगी बैंड रिसीव होगा? नहीं होगा। शक के दायरे में डालते हैं बस हम, बाद में काम करेंगे, सारे काम देखेंगे। अरे चेकिंग भी तो आनी चाहिए ना, हमें ट्रेसिंग का फंडा भी तो पता होना चाहिए ना। अब ये है, इसके अलावा अब हम चेक करेंगे इसको। इसके अंदर दो है ना, तो 5G PA के पास ये है और एक ये है, पहले कंपोनेंट के बाद दूसरे कंपोनेंट। तो हमें ये यहाँ पर कहाँ पर चेक मिलने को मिलेगा? एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। क्लियर है? हाँ, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। नहीं, ये तो ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट। कोई GR नहीं आ गया। 337 और वहां पर 339, मतलब सेम मिल रहा है, ठीक है। लाइन भी देख लेंगे। और दूसरी साइड 314। अब इसमें दोनों लाइन में थोड़ा फर्क होता है, 50 ओम्स का अप्रोक्स फर्क होता है, ठीक है। बताते हैं। हमारी ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये हमारी क्लॉक की होती है। और क्लॉक ऑलमोस्ट सारे जितने भी फोन्स हैं उनमें क्लॉक सेम होता है। और ये होती है डाटा। डाटा पे लोड ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा सा GR कम होता है। और कई बार किसी किसी में सेम भी होता है। तो ये फर्क नहीं कि इसमें कम आ रहा है तो ये खराब है, ठीक है। डाटा क्लॉक हो गए। तो हमारा ये डाटा क्लॉक, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन इसका वो तो हमें DSO चेक करना होगा। लेकिन एक चीज हमारी क्लियर है कि हमारी ये लाइन शॉर्ट नहीं है। क्लियर है? तो हमें दो प्रोटोकॉल चेक हो गए। पहला, एक हमारा 2 हो गया, ठीक है, और एक हमारा कौन सा हो गया? 1, ठीक है। अब हम 4G वाला चेक कर लेते हैं। ये है 4G वाले पे क्लिक किया तो ये एक इसमें गया, एक इस कंपोनेंट में और एक इस IC में। यहां पर देखो पैम IC के पास ना 2 टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, ये है, ये ध्यान दो यहां पर। पहले ये देखो, सामने वाला कस्टमर फोन देगा ना सही चीजों से, अगर 2 दिन रख के अगर आपने फोन दिया ना तो गालियां और देके जाएगा, और 10 लोगों को जाके बताएगा कि उसकी दुकान पे मत जाना। समझ रहे हो ना? 10 लोगों को जाके बताएगा उसकी दुकान पे मत जाना। मेरा सारा टाइम भी खराब कर दिया, फोन भी ठीक करके नहीं दिया। और पहुंच गया किसी अच्छे दुकानदार के पास तो उसने ये कह दिया ना कि इसने IC निकाल ली। ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मोबाइल वाले दुकान वालों को चोर समझते हैं, हालांकि मोबाइल वालों को कोई लालच नहीं होता क्योंकि उनके कंपोनेंट इतने सस्ते हैं। अरे ऐसा कोई मोबाइल वाला है जिसके पास 200 फोन ना भरे रखे हो? नॉर्मल बात है, 200 फोन रखे होते हैं, ऐसे ही छोड़ जाते हैं, आते ही नहीं, उनका कोई पता से रही नहीं। चलो देखो, ये देखो यहां पर, एक सेकंड, टू 326, ठीक है। इधर वाले में चेक करते हैं, 316, ठीक है। मतलब हमारा 250 से लेकर 800 के बीच में, ठीक है। अब इसका GR क्यों अलग आया इस लाइन का? क्योंकि ये दूसरा प्रोटोकॉल है, वो दूसरा प्रोटोकॉल था। ये 4G वाला कनेक्ट कर रहा है, 4G का कनेक्ट कर रहा है। तो 4G कितनी ISO में कनेक्ट हो रहा था? एक 4G PA में, और एक 4G के पैम में, और एक 4G के APT में, ठीक है। तो ये भी हमें सही मिला, क्योंकि ये हम चेक पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें हमें कई सारे फील्ड दिखाया था। जब हमने उसको चेक किया था ना, उसने कई सारे फील्ड दिखाया था। तो एक ये हो गया, RFFE 4 चेक कर लिया, और RFFE 2 और 1 चेक कर लिया। अब RFFE 0 पे भी चलते हैं। यहां पर ये है RFFE 0, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है यहां पर 2 टेस्ट पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने 2G PA के पास। ये देखो, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों पे चेक कर लेते हैं, कराओ सर चेक। मैम को दे दो, कट गया, छोड़। कितना GR? 336, ठीक है। इधर बराबर वाले में चेक करो, कितना GR? 323, मतलब GR ओके है, ठीक है। अब ये वाला भी हमने चेक कर लिया,
इसके हिसाब से हमारे मुताबिक देखो ये वाला कनेक्टेड है इस वाले पीए से, 5 के 5 पीए चेक हो गए, ठीक है। एक प्रोटोकॉल आता है हमारा इस पे कनेक्टर पे, ये है हमारा कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर पे कितनी नंबर पिन है, 1 2 3 4 5, ये RFFE 5 है, ये कौन सा है जो सब बोर्ड में जाता है, ठीक है। 5 और 6 नंबर पे हमें चेक करना है, 5 नंबर पे 339 और 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, 7 हो गए सर, बराबर बराबर, इससे बेहतर वाला, हाँ यही, हाँ ठीक है। लेकिन ये GR क्यों अनस्टेबल हो रहा है, एक बार जरा दोबारा लगाओ। नहीं स्टेबल है 344, ठीक है। मतलब हमें सब GR सारे ओके मिले अभी तक, जो भी हमने प्रोटोकॉल चेक किया। कितनी देर लगी हमें चेक करने में, लेकिन हमें समझने में कितनी देर लगी थी, समझने के लिए हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करना होता है। अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि इसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है, शॉर्टिंग है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी शॉर्टिंग को ढूंढेंगे और हम ना स्टार्ट करेंगे। अब इसकी शॉर्टिंग ढूंढने के लिए कहीं वोल्टेज तो देने की जरूरत है नहीं, पता है क्यों, क्योंकि अगर इस लाइन में हम वोल्टेज देते हैं, इस लाइन को वोल्टेज की नीड ही नहीं होती, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पर रन करती है, तो वोल्टेज देंगे आईसी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, हो सकता है सीपीयू के अंदर से शॉर्ट हो गई हो, ड्राई शॉर्ट हो गई, ठीक है। बात अब हमें ये देखनी है कि क्या ये हमारी, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये जा कहाँ कहाँ रही है, ठीक है। फिर हम इसको रिमूव करने का प्रोसेस देखेंगे। अर्षद सर एसएमडी वगैरह सही करो। देखो यही था ना जिसके पास हमने चेक किया था, ठीक है। ये वाला पॉइंट ही हमें शॉर्ट मिला, ये जा कहाँ कहाँ आ रहा है, ये जा रहा है एक इसके अंदर, ये है। अब ये है क्या, इस पे हमने क्लिक किया तो आरएफ इन और आरएफ आउट दिखा रहा है। जब आरएफ इन और आरएफ आउट दिखा रहा है तो हमने बताया था क्या था, फैम, सिर्फ स्पेशल फॉर फैम, फैम है और डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये एलएनए भी कर रहा है और डायरेक्ट भेज रहा है, ठीक है। ये लगाने का मकसद क्या है, मैं आप लोगों को इतना डिटेल में समझाऊंगा। इन्होंने नेटवर्क सेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है ना, एक दो कंपोनेंट इधर उधर गिर भी गया ना तो भी नेटवर्क आते रहेंगे, फोन 2-4 बार पटके भी लग गया ना तो भी नेटवर्क आते रहेंगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम से तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सेक्शन है ये इन्होंने जो बनाया, ये डायरेक्ट रिसीविंग के लिए बनाया है यहाँ पर बैंड 1। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके अलावा ये कहाँ कनेक्टेड है, इसके अलावा हमारा इस आईसी में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमें इस कंडीशन में इसकी आईसी को रिमूव करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि हम इसमें वोल्टेज नहीं दे सकते, समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि वोल्टेज देने का कोई इंपैक्ट नहीं आना, क्योंकि इस लाइन को वोल्टेज की नीड ही नहीं होती। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे, तो हम रिमूव करें तो हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा, सीपीयू निकालना बेटर रहेगा या छोटी आईसी, छोटी आईसी बेटर रहेगी ना। तो हम छोटी आईसी से स्टार्ट करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये PRX है, इसको नहीं निकालेंगे, एक काम करते हैं हम इसको निकालते हैं, ये वाली आईसी पहले, ठीक है। ये निकालते हैं, ये फैम, ठीक है। हो सकता है इस फैम में कोई दिक्कत आ गई हो, क्योंकि इस आईसी में भी वोल्टेज की नीड होती है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम जो हमारा ट्रांसीवर के पास है, और इसके बाद हम पीछे वाली निकालेंगे, ये वाली। और हो सकता है हमें इसके लिए सीपीयू को भी निकालना पड़े, लेकिन हमारा सीपीयू पे क्यों डाउट नहीं जा रहा,
हमारा सीपीयू पे डाउट इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमारी ये लाइन शॉर्ट नहीं है। ठीक है, मैम को दे दो ये। हमारा सॉरी सीपीयू पे डाउट इसलिए नहीं जा रहा, हमने सीपीयू का पोर्शन नहीं खुला हुआ है। ठीक है, हमारा यही पोर्शन खुला हुआ है, देख लेते हैं। सर ये वाली आईसी निकालो जो ट्रांसीवर के पास है। हाँ यही आईसी नहीं है, ये एक छोटा सा फैम आईसी लगी हुई है, आईसी भी बोल सकते हो आप इसे। लोग इसको आरएफ स्विच कहते हैं, लेकिन ये आरएफ स्विच नहीं, आरएफ स्विच दूसरा है, हमने आपको प्रूफ दिखाया था ना। ये आपका डायरेक्ट रिसीव कर रहा है। डायरेक्ट रिसीव मतलब आपकी ये क्या काम कर रहा है मैं बताता हूं। आप अगर इसके अंदर से इस आईसी को निकाल के फेंक दो, कौन सी आईसी जो पीआरएक्स लगी है ना, इसको निकाल दो, फिर भी नेटवर्क आ जाएगी। बहुत ही स्ट्रांग बना है ये, डायरेक्ट रिसीव करके, ये कुछ नहीं, किसी को बीच में नहीं पकड़ रहा। ये क्या कह रहा है कि नेटवर्क आया, मैंने लिया, सीपीयू को दे दिया। नेटवर्क आया, ये मान के चलो ये जो दीवार है ये फैम है, फैम और मैं ट्रांसीवर हूं, इसने मुझे दिया, मैं कैसे दूंगा सीपीयू को, बस सिंपल सीपीयू को रिसीव हो गया, मतलब नेटवर्क आ जाएंगे, लेकिन कॉलिंग नहीं होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को रिसीव करने के लिए ना बड़ा ही फंडा होता है, क्योंकि नेटवर्क आने जरूरी है। समझो बात को, नेटवर्क आने जरूरी है। कई जगह पर यहाँ पर आरएक्स वाले ऐसे ऐसे एफईएम लगे होते हैं छोटे छोटे, और इसमें एक नहीं लगे, 10-12 लगे, कई सारे लगे हैं। ठीक है, क्यों लगे होते हैं पता है? आप घर में बैठे हो, घर में भी नेटवर्क चाहिए हमें। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स चेंज होते हैं, तो जब डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स चेंज होते हैं तो ऐसा ही होता है। नेटवर्क सेक्शन समझना कोई मामूली बात नहीं, बहुत मेहनत का काम है। जो चीज़ आज आप लोग समझ रहे हो इतना इजी है, जो 4 घंटे में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, वो इतना इजी नहीं। ठीक है, पता ही इतना लेट क्यों निकल रहा है? हो गया क्योंकि इसमें हमने नोजल को चेंज कर दिया, वो नोजल कर दिया राउंड वाला, नॉर्मल होता ना, अभी टारगेट कर दिया होता। अब हम चेक करेंगे क्या हमारी शॉर्टिंग निकली या नहीं। हाँ हाँ, पहले बोर्ड ठंडा हो जाएगा। करो और सर चेक करो, इसी के पॉइंट पे चेक कर ले, ये किस पॉइंट पे आ रहा है। ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये और एक नीचे और एक ऊपर। हाँ यहाँ पर चेक कर लो। ठीक है, लाइन एक ही है। जी आ रहा है एक पे, दूसरे पे चेक करो, आ गया जी आर, मतलब एक छोटा सा हमारा खराब था। अरे भाई चीजें देखो, क्या खराबी थी इसमें, फोन पता है कहां से चल के आया ये, आप लोग अंदाजा नहीं लगाओगे। ये हमारे पास कोरियर हुआ है। ठीक है, ये दिल्ली के उत्तम नगर साइड से आया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो अगर ये हमने चेंज कर लिया, अब हमारे पास स्क्रैप बोर्ड होना बहुत जरूरी है। अगर स्क्रैप बोर्ड नहीं ना तो काम नहीं कर पाओगे। हमारे पास स्क्रैप बोर्ड होना जरूरी है, तो हम एक काम करते हैं, ये A14 है। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा चालू कर रहे हो, मैं समझा वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये अब हम इस आईसी को चेंज कर देंगे, तो हमारा काम अभी कर दें, देर होने दिया करो। A14 के स्क्रैप बोर्ड रखे हैं ना सर हमारे पास, मैं लेके आता हूँ। हाँ क्या? हाँ अगर हमारे पास कोई भी बोर्ड हो तो मिल जाएगा, हम सैमसंग का निकाल लेते हैं ना, हमारे पास तो स्क्रैप बोर्ड का भंडार है, हम क्यों भागेंगे इधर उधर। देख रहे हो किसी फोन के कितने मदरबोर्ड है, कितने कितने बोर्ड हैं, लो। सबसे बड़ी चीज, आप लोगों के पास स्क्रैप बोर्ड है ना, अब ये स्क्रैप बोर्ड 250 का एक छोटी सी आईसी निकाली ना 1000-2000 ले, और एक छोटी सी आईसी निकाल के क्या जाता है हमारा।
अच्छा, यही के पिक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, फिर हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व होनी चाहिए। एक छोटी सी आईसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। अच्छा, आप जो नॉर्मल टेक्नीशियन क्या करते हैं पता है, सीपीयू रिकॉल कर दो, अरे नेटवर्क सेक्शन की प्रॉब्लम है, अरे ड्रॉप डाउन केस है, ये है वो है। इस पे आपको हमने दिखाया था, पीछे वाले पीए पे भी काम हुआ, 5G पे भी काम हुआ, इस आईसी के पास भी काम हुआ जहां पर हम चेकिंग कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब छोड़ी क्या उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन बस दिक्कत क्या थी उनके पास प्रॉपर। अब अगर यहां से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर हम नहीं, प्रोटोकॉल के बाद हम चेक करते वोल्टेज, कौन कौन से वोल्टेजेस हमारे बन रहे हैं। हमने आपको बताया था कुछ डिफॉल्ट ऑन होते हैं और कुछ वोल्टेज हमने बताए थे, कुछ वोल्टेज तो हमने डिफॉल्ट ऑन बताए थे, और कुछ वोल्टेज हमने बताए थे आफ्टर सिम, और कुछ वोल्टेज हमने बताए थे आरएफ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। बताओ क्लियर है। तो अगर यहां से काम नहीं होता, अगर वोल्टेज से भी काम नहीं होता, फिर हम बैंड चेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क आता है वो बैंड के थ्रू आता है ना। जैसे अभी हमने देखा दिल्ली में हमारे 2 बैंड काम कर रहे हैं 4G के लिए, 3 बैंड, एक बैंड 1, एक बैंड 3 और एक बैंड 40। ठीक है, तो तीनों बैंड को चेक करते हैं, तीनों बैंड के बीच में कोई जो सीरीज कंपोनेंट है वो तो नहीं निकल गया, क्योंकि जब ड्रॉप डाउन केस है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। समझ रहे हो। अब हमारा सब मान के चलो इसमें 5G स्पेशली काम नहीं करता, तो 5G पीए को कोई दिक्कत नहीं थी, हमारा जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है हमें उसको चेक करना होता है। ये जरूरी नहीं इससे फोन बन जाएगा, ध्यान दो मेरी बात को, ये जरूरी नहीं इससे फोन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हम ट्रेसिंग आगे नहीं करेंगे, फिर करेंगे, एंड तक करेंगे। चलो, तब तक हम ये चेंज कर रहे हैं सर, एक चीज दिखाते हैं आप लोगों को। अभी हम जिस चीज पे है ना वो बहुत छोटी चीज है, आगे आने वाले टाइम पे हम ये देखेंगे कि 2G नेटवर्क कैसे काम करता है, मतलब नेटवर्क रिसीव कैसे होता है। यहां से जब नेटवर्क रिसीव होता है तो उसका प्रोसेस क्या है, ये देखो, यहां पर रिसीव हुआ, रिसीव होके फिर ये जाएगा PRX में, प्राइमरी रिसीविंग आईसी में, और उसके बाद ये जाएगा हमारा ट्रांसीवर में, और उसके बाद ये हमारा इतने इन ट्रैक्स के थ्रू सीपीयू में रिसीव होगा, इन 6 ट्रैक्स के थ्रू, इनको IQ लाइंस बोलते हैं। और उसके बाद यही लाइन हमारी ULDQ के थ्रू हमारी वापस आएंगी, जो हमें ट्रांसमिट करके देंगी, फिर यहां से ये ट्रांसमिट होगा जो हमारी पैम के थ्रू होगा, और फिर यहां से ये ट्रांसमिशन फिर इस आईसी में आएगी, और उसके बाद ये जो सिग्नल है यहां से होता हुआ यहां आएगा, और फिर यहां से ऐसी ये ट्रिक्स है, ये बहुत जबरदस्त कमाल की चीज है। अब देखो समझाऊं चीज, मान के चलो यहां से 2GPA रिसीव हुआ, इस आईसी को 2GPA रिसीव हुआ। अब यहां पर कैपेसिटर और कॉइल बीच में क्यों लगे होते हैं, हमने बताया था कॉइल क्या काम करती है, लो फ्रीक्वेंसी पास करती है, और कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी। यहां पर कैपेसिटर क्यों लगाया गया पता है, जब हमारा नेटवर्क ट्रांसमिट होता है ना तो उस जगह पर हमारी ये जो कॉइल है, ये कॉइल रिवर्स में भी काम कर रही है और इधर भी काम कर रही है। तो ये जो हमारी कॉइल है ना, कॉइल क्या लो फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देती है, तो जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी होती है इधर ग्राउंड हो जाती है। तो कैपेसिटर किस फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई, और हाई फ्रीक्वेंसी हमारी एंटीना पे आएगी, तो एंटीना कहां भेजेगा इसको, टावर तक। ठीक है, हो गया। फोन को ऑन करो आप तब तक, आ रहा है आईसी लगाने के बाद जीआर आ रहा है ना, एक बार चेक करा, दिखाओ।
ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पर आ गया, यहां पर तो जीआर पहले भी था, ठीक है। अब यहां पर जीआर किया 333। अब हम इस फोन को ऑन करते हैं, ठीक है सर। आप ऑन करो, तब तक मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। देखो यहां पर ये है हमारा, ये जो नेटवर्क रिसीविंग प्रोसेस है ना, ये 2G का है। अब 2G कैसे? PRX LNA का काम क्या होता है? बूस्ट करके किसको देना? ट्रांसीवर को। और ट्रांसीवर इसको बेसबैंड फॉर्म में इन लाइन के थ्रू किसको दे रहा है? CPU को। और ये CPU यहां से इन लाइन के थ्रू फिर ट्रांसीवर को दे रहा है बेसबैंड फॉर्म में। फिर ये ट्रांसीवर इसको RF फॉर्म में रिवर्स कर रहा है हमारा पैम IC को। अगर इसमें पैम IC ना हो तो ये कभी भी ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? ये फैम है और ये पैम है। ऐसे परेशान है लोग। आप देखो आगे एक और चीज दिखाऊं। ये 4G का नेटवर्क वर्किंग प्रोसेस। 4G कैसे काम करता है, कितनी लाइन के थ्रू काम करता है। बड़ी चीज नहीं, सिर्फ एक छोटी चीज है, समझ जाओगे। अभी एक और चीज दिखाता हूं मजेदार। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? देखो, जब हम नेट टावर सिग्नल से कनेक्टेड होते हैं तो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे होते हैं। ये वो सारी फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंडिया में यूज होती है, ठीक है। तब तक हमारा फोन ऑन हो रहा है, इन फ्रीक्वेंसी पे नजर रखो। ऐसी ऐसी चीजें हैं मोबाइल फील्ड में जिनको हम देखना चाहते हैं, ठीक। पहले हम देख लेते हैं क्या हमारा फोन में नेटवर्क आते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आते हैं आगे ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। ये देखो इंडिया के अंदर कौन कौन से बैंड यूज होते हैं। बैंड 8 2G के लिए, ठीक है, जो BSNL यूज करता है। एयरटेल कौन सा यूज करता है, जियो कौन सा यूज करता है? 2G के लिए बैंड 8 यूज होता है, 900 मेगाहर्ट्ज की इसमें सप्लाई आती है, ठीक है। बैंड 3 भी पहले 2G के लिए यूज होता था, 1800 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई आती है। एयरटेल, वोडाफोन, BSNL इन तीनों में मेजर ऑपरेटर जो जिसमें अवेलेबल है, ठीक है। 3G UMTS अब बंद हो चुका है, ठीक है। एयरटेल, वोडाफोन शट डाउन स्पेक्ट्रम रीयूज्ड फॉर 4G। मस्को जो स्पेक्ट्रम CPU है वो इसको यूज कर रहा है रीयूज, किसके लिए? 4G के लिए, ठीक है। बैंड 1, बैंड 3, बैंड 5। देखो बैंड 1 पे भी आज हमारा फोन कनेक्ट हो चुका है, बैंड 3 पे भी हो चुका है, बैंड 5 पे भी हो चुका है, बैंड 8 पे, बैंड 28, बैंड 40। ये सारे कौन से बैंड है? 4G और 5G N78। बताओ कैसी रही? बढ़िया रही। लेकिन इसमें तो अभी भी नो सर्विस आ रहा है। नहीं जियो, चलो यहां पर देखते हैं। ये देखो जियो 5G, ठीक है। एक बार फिर देख लें। क्या लिख के आ रहा है? जियो 4G। अभी 5G आया था, अब 4G आ गया। अब देख लेते हैं क्या इसमें कॉल भी लगती है नहीं। खाली नेटवर्क आना ही सॉल्यूशन नहीं है ना। 885121। एक काम करते हैं, 198 पे कॉल लगाते हैं। नंबर से मिलता जुलता, ठीक है, क्लियर है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज समझा, और ऐसे कितने सारे नए टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। ये एक छोटी सी टेक्नोलॉजी थी जो आपको एंड टू एंड लेकर जाती है। क्या है अभी तो जो लोगों ने अभी तक पढ़ा वो सिर्फ 20% था, अभी बहुत कुछ है। मोबाइल फील्ड में सिर्फ IC निकालना लगाना ये सॉल्यूशन नहीं होता। हम जब तक एक ट्रेसिंग वाले मेथड पे नहीं पहुंच पाते तब तक हम कोई काम नहीं कर पाते। बताओ कैसी लगी आज की ट्रेसिंग? मजेदार, समझ आई? अगर ऐसे कोई भी फोन आते हैं हमारे पास तो हम उनको बना सकते हैं, लेकिन हमने इसी तरीके से हमने डेड फोन पे भी काम किया है, सेम ट्रिक टू ट्रिक।
अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर हमारे पास धैर्य नहीं है, तो हम कैसे काम कर पाएंगे। अभी हम इसका कभी ट्रांसीवर बदलते, कभी 2 GPA बदलते, कभी 4 GPA बदलते, तो भी बहुत है। लेकिन आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताना, क्या आप 5G फोन के ये सारे PA को जानते थे? क्या आपको ये बातें पता थी कि 3 APT यूज होती हैं? क्या आपको ये पता था ऐसे बैंड्स होते हैं, इन बैंड्स को देखना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं? अगर नहीं पता था तो आज ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब वाला बटन दबा के काला कर दो, ठीक है, ताकि आपको जितनी भी हमारी वीडियोस हैं सबसे पहले मिलें। और नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, वह अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखता है। और हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या अवेलेबल है, इसका वीडियो आपको इसके आगे मिलेगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। बंद।